नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कक्षा में हम मौर्यकालीन स्तंभों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि अशोक ने, जो कि मौर्य वंश का सम्राट था, उसने कलिंग युद्ध के पश्चात रक्तपात वाले युद्धों को तिलांजलि दे दी थी और उसने धर्म विजय करना आरंभ कर दिया था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु वह जिस धर्म की वृद्धि कर रहा था वह संप्रदाय विशेष न था, शुद्ध और उच्च आचरण वाला विश्व धर्म था। रक्तपात वाली विजय को छोड़ उसने धर्म विजय जो आरंभ की, उसके लिए उसने अपने सीमांत के आरक्षित तथा मित्र राष्ट्रों में सिंघल से लेकर के हिमाचल तक तथा पश्चिमी एशिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका एवं यूनान तक प्रचारक भेजे। कला यहाँ धर्म की अनुवर्तनी मानी जा सकती है। अशोक ने जहाँ जहाँ धर्म प्रचार किए, विशेषकर हिंदुस्तान की बात कर लें कि जहाँ जहाँ उसने धर्म प्रचार किया वहाँ उसने शिलालेख और स्तंभों का निर्माण किया या पहले से अस्तित्वमान स्तंभों पर अपने धर्म की शिक्षाओं को लिखवाया। अभी हम जिन 13 स्तंभों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके अलावा भी कोई 4 स्तंभ और हैं जिन पर अशोक ने अपने संदेश लिखवाए थे। इन संदेशों के साथ की बात अलग है। हम चर्चा विशेष रूप से इन स्तंभों के कलात्मक स्वरूप और उनके महत्व की करेंगे। तो बात करते हैं उन 13 स्तंभों की जो सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर बनवाए। अशोक के ये स्तंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये जहाँ भी बनवाए गए वहाँ अशोक की सत्ता के प्रतीक थे और उसके द्वारा धर्म प्रचार हेतु बेहतरीन साधन भी थे और कलात्मक दृष्टि से ये विश्व के स्थापत्य में अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। अशोक के इन स्तंभों में पहला स्तंभ दिल्ली में है। दिल्ली दरवाजे के बाहर फिरोज शाह के कोटला पर स्थित है, जिसे फिरोज शाह अंबाले के तोपरा गांव से उठवा कर लाया था। दूसरा स्तंभ दिल्ली के उत्तर पश्चिम डांग पर, इसे भी फिरोज शाह मेरठ से उठवा कर लाया था। तीसरा स्तंभ है कौशाम्बी में। कौशाम्बी में जैन मंदिर के निकट है, इसे वहाँ के लोग लाटलोर कहते हैं। चौथा स्तंभ इलाहाबाद के किले में है और 5वां सारनाथ के बौद्ध भग्नावशेषों में। छठा है मुजफ्फरपुर के बखीरा गांव में। 7वां और 8वां है चंपारण के लोरिया, नंदगढ़ और रड़िया गांव में। 9वां 10वां स्तंभ इसी जिले के रमपुरवा गांव में है। 11वां तथा 12वां स्तंभ नेपाल राज्य में लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तथा निगलीवा गांव में है। 13वां स्तंभ सांची में है, जहां के प्रसिद्ध स्तूप के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इन 13 स्तंभों के अलावा इनके साथ 4 और स्तंभों का पता चला है। तो साथ ही उन 4 स्तंभों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला स्तंभ फर्रुखाबाद जिले में है। यह स्तंभ के ऊपर का परगहा, जिस पर हाथी की कोरी हुई मूर्ति है। दूसरा स्तंभ काशी में है। ये एक ऐसा स्तंभ है
जो अब ठूंठ है और जिसे लाट भैरव कहते हैं। यह 1805 ईस्वी तक अपनी संपूर्ण अवस्था में था, पर उस समय के दंगों में इसे मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था। तीसरा स्तंभ पटने की पुरानी बस्ती में एक अहाते में स्थित है। चौथे स्तंभ का होना इस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है कि यह बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के मंदिर की जो प्रतिकृतियां भरहुत की वेदिका पर अंकित हैं, उनमें से एक अशोकीय स्तंभ भी दिखाया गया है। यूं कुल 17 स्तंभ हुए, यानी कि पहले 13 और बाद में ये 4। किंतु मूलतः ऐसे स्तंभों की संख्या 30 से कम नहीं जान पड़ती। इन स्तंभों के बारे में और ये कहाँ स्थित है ये जान लेने के बाद अब हम इन स्तंभों की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। इन स्तंभों की पहली विशेषता है कि ये सभी स्तंभ चुनार के पत्थर के बने हैं और केवल 2 भाग में बने हैं। समूचा लाट एक पत्थर का है, उसी भांति उस पर का समूचा परगहा भी एक पत्थर का है। इन दोनों भागों पर बहुत ही बेहतरीन शाइनिंग, चमक कह लीजिए, शाइनिंग कह लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, या फिर ओप कह लीजिए, जिसे कि ओप कहा जाता है, बोलचाल, सामान्य बोलचाल की भाषा में ओप कहा जाता है। इन दोनों भागों पर, यानी कि लाट और परगहा दोनों पर ही बेहतरीन ओप देखा जा सकता है, चमक देखी जा सकती है, इतनी कि उसको देखते ही आंख ही फिसल जाए। ऐसा लगता है इनको देख करके, इनके चिकनेपन को देख के ऐसा लगता है कि मानो कारीगर अभी अभी काम करके ही हटा हो। यह ओप की प्रक्रिया अशोक के पौत्र संप्रति के बाद से भारतीय प्रस्तर कला से सदा के लिए विदा हो जाती है। कुछ लोगों का मत है कि यह वज्रलेप नामक एक मसाले का प्रभाव है, जो सिर्फ ओप ही नहीं पैदा करता बल्कि पत्थर की रक्षा भी करता है, और कुछ के मतों के अनुसार पत्थर की घुटाई से ओप की ये कारीगरी उत्पन्न हुई है। ओप के बारे में अनेक लोगों के अनेक मत हैं, परंतु यह बात तो निश्चित है कि ओप हमारे देश की प्रस्तर कला की एक ऐसी विशेषता है जो संसार भर में अपना कोई सानी नहीं रखती। स्तंभों की अगली विशेषता है कि स्तंभ के लाट गोल और नीचे से ऊपर तक चढ़ाव उतारदार रखते हैं। इनकी ऊंचाई 30-30, 40-40 फुट है और वजन में ये 1000-1000, 1200 मन के बैठते हैं। लोरियानंदगढ़ के लाट का चढ़ाव उतार सबसे सुंदर है। नीचे उसका व्यास 35.5 इंच है और ऊपर 22.5, अर्थात निचले छोर से ऊपर का छोर ड्योढ़े से कुछ अधिक है। ये लाट खान से अपने ठिकाने तक कैसे पहुंचाए गए, कैसे चमकाए गए, गढ़े गए और इन पर इनके परगे ठीक से किस तरह बैठाए गए, ये सब ऐसे कर्तव्य हैं जिन पर विचार करने में हमारी बुद्धि चकरा उठती है। और इनके कारीगरों और इंजीनियरों के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वे किसी देश काल के गुणियों से किसी भी बात में कम नहीं थे। तीसरी विशेषता पर हम आते हैं कि इन लाठों के परगहे, जो लाठों की ही भांति एक पत्थर के हैं, अशोक और उसके पूर्व की उभार कर एवं कोर कर बनाई गई मूर्तिकला के बड़े सुंदर नमूने हैं। प्रत्येक परगहे के 5 अंश होते हैं। आप ध्यान से सुनिए, प्रत्येक परगहे के 5 अंश होते हैं। पहला, इकहरी या दोहरी पतली मेखला जो लाट के ठीक ऊपर वाली होती है। दूसरा, उसके ऊपर लोटी हुई कमल पंखुड़ियों की आलंकारिक आकृति वाली बैठकी, जिसे अनेक विद्वान घंटाकृति मानते हैं। तीसरा है उस पर एक कंठा, जिसे आप ये सामने नज़र आने वाली आकृति में आसानी से देख सकते हैं। चौथा है सबसे ऊपर गोल व चौखटी चौकी। पांचवा, उसके भी सिरे पर एक या
एकाधिक पशु आसीन होते हैं। इस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार एक लाठ के परगहे के ये 5 भाग हैं। स्तंभ की अगली विशेषता पर दृष्टिपात करते हैं। मेखला पर प्रायः मनकों और डोरी का उभरा हुआ अलंकरण व दोहरी कतरी होती है। इसी भांति कंठे पर प्रायः मोटी डोरी या सादा गोला होता है, किंतु कारीगरी की असली छटा तो चौकी और उसके सिर पर के जानवरों में होती है। लोरिया नंदगढ़ की चौकी पर घोड़े उभारदार उड़ते हुए हंस बने हैं और इलाहाबाद, सखीसा तथा रामपुरवा के बैल वाले स्तंभ पर पंकज, कमल, मुकुंद आदि बने हैं। जो भी अलंकरण चुने गए वे ऐसी सफाई से, सच्चे नाप से, कैंडे से और सजीवता से बने हैं कि संसार भर में कहीं भी प्रस्तर कला इनसे आगे नहीं बढ़ी है। परगहे के सिर पर वाले जानवरों को कोर कर बनाया जाता था। इन चारों में से कोई होते थे सिंह, हाथी, बैल या घोड़ा। सारनाथ के परगहे की चौकी पर यही चारों जीव 4 पहियों के बीच में उभार कर बने हुए हैं, जिनमें बड़ी सफाई और कारीगरी है। सभी स्तंभों के परगहों में ये सारनाथ वाला परगहा सर्वश्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, अशोकीय मूर्तियों में यदि इस सारनाथ वाले स्तंभ के परगहों के इन पशुआकृतियों की तुलना अगर की जाए तो वो पटने की चामरग्रहणी की मूर्ति से की जा सकती है। सारनाथ स्तंभ अशोक काल के पिछले दिनों में ईसा पूर्व 242 से 223 के बीच धर्मचक्र प्रवर्तन का स्थान अर्थात बुद्ध के पहले का स्थान जताने के लिए खड़ा किया गया था। चौकी पर के 4 पहिए धर्मचक्र के लक्ष्य हैं। इसी प्रकार सिरे के 4 सिंहों पर एक धर्मचक्र था जिसके टुकड़े मिले हैं। इसका व्यास 2 फुट 9 इंच का था। अब सारनाथ के स्तंभ के सिरे पर के सिंहों की चर्चा करते हैं। 4 सजीव केसरी पीठ से पीठ मिलाए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़ता से बैठे हैं। उनकी आकृति भव्य, दर्शनीय और गौरवपूर्ण है, जिसमें कल्पना और वास्तविकता का बड़ा स्वादु सम्मिश्रण है। इसके निर्माण में इनके कलाकारों की श्रेष्ठता देखिए कि उन्होंने जानबूझकर पंचानन की उग्रता, हिंस्रता और प्रचंडता नहीं दिखाई और उन्हें छोड़कर भी उनका मृगेंद्रत्व कहीं से भी कम नहीं होने दिया। उनके गठीले अंग प्रत्यंग समविभक्त है और बड़ी सफाई से गढ़े गए हैं। उनमें कहीं से भी लरबपन, बौंदापन या भद्दापन नहीं है। न एक छेनी कम लगी है और न अधिक। ओप के कारण उन पर एक अद्भुत तेज जान पड़ता है। उनके फहराते हुए लहरदार केसर का एक एक बाल बड़ी बारीकी और चारुता से दिखाया गया है, जो उनके सौंदर्य को दूना कर देता है। चारों मूर्तियों में नपी हुई समानता है। इनमें ताजगी भी इतनी है कि आज की बनी हुई सी जान पड़ती है। इन्हीं विशेषताओं से विंसेंट स्मिथ जैसे भारतीय कला के अनुदार आलोचक को मानना पड़ा था कि संसार के किसी भी देश की प्राचीन सुषु मूर्तियों में इस सुंदर कृति से बढ़कर कोई और है ही नहीं। पहले इन सिंहों की आंखों में मणियां बैठाई थीं, जिनके कारण इनका तेज और भी बड़ा हुआ जान पड़ता था। भारत के प्रत्येक पूत का यह कर्तव्य है कि वह परगहे को निरख कर अपनी मूर्तिकला की उत्कृष्टता का साक्षात करे। सांची के परगहे पर भी इसी तरह के चौमुखे सिंह बने हैं।
यद्यपि इनके आगे वे श्रेष्ठता में कमतर है, फिर भी परगों में इनके बाद उसी का ही नंबर आता है। और अब बात करते हैं अशोककालीन मूर्तिकला की एक अद्वितीय उदाहरण दीदारगंज की चामर गृहिणी का। पटना के पास दीदारगंज में मिली यह मूर्ति अब पटना संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह चामर गृहिणी की औपकार मूर्ति अशोककालीन मूर्तिकला का अद्वितीय उदाहरण है। यह अत्यंत दर्शनीय है। उसका सुडोल मुखमंडल, अंग प्रत्यंग में भराव और गोलाई, हर जगह से सच्चा नाप कैंडा, प्रत्येक व्योरे का सच्चापन तथा कारीगरी हथौड़े की प्रौढ़ता उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। मूर्ति कोर कर बनाई गई है और अत्यंत सजीव जान पड़ती है। उन दिनों राजप्रासादों में सज्जा के लिए ऐसी मूर्तियां बनाई जाती थीं, अतः यह मूर्ति अशोक के प्रासादों की ही जान पड़ती है। तो ये था मौर्यकालीन मूर्तिकला, अशोककालीन स्तंभों और दीदारगंज की चामर गृहिणी के बारे में थोड़ी सी चर्चा। आप अध्ययन करते रहिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।